Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Class 11th NCERT Chapter First History. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है अर्ली सोसाइटीज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम राइटिंग एंड सिटी लाइफ. In this chapter you will learn how humans first emerged in Africa. अफ्रीका में पहले कैसे ह्यूमंस इमर्ज हुए एंड हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड दीज अर्ली फेसेस ऑफ हिस्ट्री. और हिस्ट्री के जो अर्ली फेसेस है कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किए बाय द रिमेन्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन टूल्स. जो बची हुई हड्डियाँ थी और जो स्टोन के टूल्स थे उससे कैसे हिस्ट्री को स्टडी किया गया. अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ फायर एंड ऑफ लैंग्वेज. दूसरी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है लैंग्वेजेस का और फायर की इन्वेंशन. Whether the lives of people who live by hunting and gathering today can help us to understand the past. जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे लोग उनके पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं. द सेकेंड थीम डील्स विद सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़. और दूसरी जो थीम है वो अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में है. दोज ऑफ मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे इराक. जैसे कि मेसोपोटामिया इराक, आज के इराक को मेसोपोटामिया बोलते थे उस टाइम. दी सिटीज़, इसको मैप में देखना इराक को, इराक मीन्स मेसोपोटामिया. दी सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स. और ये जो मेन सिटी है ये ज़्यादातर टेम्पल्स के अराउंड ही डेवलप हुई थी एंड वर सेंटर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. और ट्रेड का सेंटर पॉइंट भी थी. आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स and an abundance of written material are used to reconstruct the lives of different people who lived there. तो जो राइटिंग मटेरियल मिला है और जो ओल्ड सेटलमेंट्स मिली है उसी से हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है बाय द आर्कोलॉजिस्ट. क्राफ्ट्स पीपल, स्क्राइब्स, लेबरर्स, प्रिस्ट, किंग्स एंड क्वींस की लाइफ कैसी थी. पेस्टोरल पीपल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सम ऑफ दीज स्टोन्स. और इन टोन्स की डेवलपमेंट में और कल्चर में जो पेस्टोरल पीपल होते थे उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. हाउ पीपल who for millions of years had lived in forests, in caves or temporary shelters and rock shelters began to eventually live in village and cities. और वो लोग जो मिलियंस ऑफ ईयर से जंगलों में गुफाओं में रह रहे थे कैसे गाँव में और सिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया. वेल द स्टोरी इज़ ए लॉन्ग वन एंड इज़ रिलेटेड टू सेवरल डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस एट लीस्ट 5000 years before the establishment of the first city. तो ये कहानी बहुत लंबी है, लगभग 5000 साल पुरानी है जब से कि आज हम सिटी में रहने लग गए हैं. वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग चेंजेस वाज द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड एग्रीकल्चर. और जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि पहले जो लाइफ थी वो नोमैडिक थी, इधर उधर घूमने वाली. अब है सेटल्ड एग्रीकल्चर, सेटल्ड लाइफ विच बिगेन अराउंड 10,000 ईयर्स एगो. जो लगभग 10,000 साल पहले सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई थी, सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम द नोमैडिक लाइफ. प्रायर टू द एडोप्शन ऑफ एग्रीकल्चर पीपल हैड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस एज ए सोर्स ऑफ फूड. और जब तक एग्रीकल्चर को अडोप्ट नहीं किया गया था तो लोग कैसे जीते थे. गैदर्ड प्लांट मतलब हंटर और गैदरर्स थे. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो ये चैप्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बिगिनिंग बताता है. इट वाज 5.6 मिलियन ईयर्स अगो. लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो. रिटन एज MYA दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस. तो लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, MYA मिलियन ईयर एगो, ऐसे ट्रेसेस में लिखते हैं कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर पृथ्वी पर रहता है. आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इमर्ज्ड एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट. उसके बाद कई तरीके के ह्यूमन क्रिएचर
फॉर्म बने और एक्सटिंक्ट होते गए। ह्यूमन बींग्स रिजेंबल्ड अस हैंस फोर्थ रेफर टू एज मॉडर्न ह्यूमंस। तो अब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको मॉडर्न ह्यूमंस कहते हैं। ओरिजिनेटेड अबाउट 1,60,000 years ago. During this long period of human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plants produce. इस दौरान जो लोगों ने खाना इकट्ठा किया, ऑब्टेन किया, वो स्कैवेंजिंग से और हंटिंग एनिमल से और गैदरिंग प्लांट से। दे आल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और इसी पीरियड के दौरान उन्होंने आपस में बात करना सीख लिया, कम्युनिकेट करना सीख लिया और अपने स्टोन के टूल्स बनाना सीख लिया। Hunting gathering continued. Even today, there are hunter gatherer societies in some parts of the world. तो अभी भी आज के टाइम में भी वर्ल्ड के कई पार्ट्स में हंटर और गैदरर्स रहते हैं। कंप्लीटली अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग अभी भी फॉरेस्ट में रहते हैं और हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन फॉसिल्स जो बचे हुए अवशेष हैं उनको स्टडी करते हैं, स्टोन टूल्स को और केव पेंटिंग्स को स्टडी करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले के लोगों का जीवन कैसा था। द एविडेंस फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन comes from the fossils of species of humans which have become extinct. अब जो ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है उसी से रिजेंबल करते हुए हमें एविडेंस मिलते हैं। फॉसिल्स कैन बी डेटेड ईदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस। तो जो फॉसिल्स हैं उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है डेट का, टाइम का, या तो डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस से और इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड, या जिसमें वो बरीड किए गए हैं उन सेडिमेंट्स की को देखकर। When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds, including stone tools and paintings, were actually connected with early forms of humans. तो जब 200 साल पहले ये रिमेन्स मिले थे, फॉसिल फ्यूल्स मिले थे, तो लोग सोचते थे, मतलब साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ये अर्ली ह्यूमन बींग्स के हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 24 November 1859, when Charles Darwin's On the Origin of Species was published, चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई। कब हुई? 24 नवंबर 1859 को। मार्क्ड ए लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की स्टडी में वो एक लैंडमार्क बुक है। ऑल 1250 कॉपीज ऑफ द फर्स्ट प्रिंट वर सोल्ड आउट द सेम डे। 1250 कॉपी सेम डे बिक गई। डार्विन आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस हैड इवोल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स ए लॉन्ग टाइम एगो। डार्विन का कहना है कि ह्यूमंस जो है हैड इवोल्व्ड फ्रॉम द एनिमल्स ए लॉन्ग टाइम एगो। एनिमल से पहले, सबसे पहले ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था। प्राइमेट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। मैमल्स एक बड़ा ग्रुप है, उसका एक छोटा पार्ट है प्राइमेट, सब ग्रुप है। दे इंक्लूड मोंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, जिसमें के मोंकी, एप्स और ह्यूमंस को शामिल किया जाता है किसमें? प्राइमेट्स में। अर्ली ह्यूमन बींग्स बोलते प्राइमेट्स। वाइल होमिनिड्स हैव इवोल्व्ड फ्रॉम होमिनियोइड्स एंड शेयर सर्टेन कॉमन फीचर्स। ये जो होमिनिड्स की जो स्पीसीज है वो कहाँ से इवोल्व हुई है? होमोनियोइड से। एंड शेयर, होमोनिड्स एक छोटा वर्ड है और होमोनॉइड्स एक बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो उस बड़े वर्ड से छोटा वर्ड ने इवोल्व किया है, निकला है। तो दियर आर, ऐसे याद रखने का तरीका है ये। तो दियर आर मेजर डिफरेंसेस एज वेल। तो होमोनिड्स में और होमोनॉइड्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जबकि होमोनिड्स का जन्म होमोनॉइड से ही हुआ है। तो होमोनॉइड्स हैव ए स्मॉलर ब्रेन। तो ये जो बड़ा वर्ड है होमोनॉइड्स, जिसमें ओ आ रहा है, इसका जो ब्रेन है वो छोटा है देन होमोनिड्स। होमोनिड्स का ब्रेन मतलब बड़ा है। तो दे आर क्वाड्रीपेड्स। क्वाड्रीपेड्स मतलब चार हाथों पैरों पे चलने वाले हैं वो। वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स बट विद फ्लेक्सिबल
फोर लिम्स, उनके फोर लिम्स फ्लेक्सिबल है. होमोनिड्स बाय कंट्रास्ट हैव एन अपराइट पोस्चर. अच्छा, एक ये डिफरेंस भी है कि जो होमोनिड्स है, मतलब जो छोटा वर्ड है, ये अपराइट पोस्चर वाले, मतलब खड़ा होकर चलते हैं. एंड बाईपेडल, और दो पैरों पे चलने वाले हैं. लोकोमोशन, वॉकिंग ऑन 2 फीट. अच्छा, देयर आर आल्सो मार्क्ड डिफरेंसेस इन द हैंड. हैंड में भी अंतर है दोनों के, विच एनेबल्स द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स, जिससे वो टूल्स बना सकते हैं. होमोनिड्स बिलोंग टू फैमिली नोन एज होमोनिडी. तो होमोनिड्स जो हैं उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है होमोनिडी, विच इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स के सारे फॉर्म्स इंक्लूड है. द डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स होमोनॉइड्स इंक्लूड ए लार्ज ब्रेन साइज. तो अगर हम डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें होमोनिड्स की, तो हम कहेंगे इनका जो ब्रेन साइज है बड़ा होता है, अपराइट पोस्चर होता है, बाई पेडल होते हैं, बाई पेडल लोकोमोशन है, एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड, और हाथ में कुछ स्पेशलाइजेशन होता है. तो होमोनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस नोन एज जीनस ऑफ विच. अच्छा, होमोनिड्स को भी फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है उसके ब्रांचेस में, जिसको हम एक को बोलते हैं जीनस ऑफ विच एस्ट्रोलोपिथेकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट. अच्छा, जीनस को दो दो इसमें जीनस है जो कि इम्पोर्टेंट है. एक है आस्ट्रापोथिकस एंड होमो. ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज. अब इन दोनों में कई कई सारे स्पीसीज भी शामिल है. द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एस्ट्रालोपिथेकस एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज. और दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो दिमाग के साइज का ही है. ब्रेन के साइज का, जाकर टीथ का, मतलब जबड़े का और दांत का. द फॉर्मर हैज़ अ स्मॉलर ब्रेन साइज, जो बड़ा वर्ड है. ऑस्ट्रोलोपिथेकस, इसका जो ब्रेन साइज है छोटा होता है. हैवियर जॉ इसका हैवी होता है. लार्जर टीथ देन द लेटर, और दांत बड़े होते हैं होमो से. द नेम एस्ट्रोलोपिथेकस कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एस्ट्रॉल. ये जो एस्ट्रोपिथेकस इतना बड़ा नाम है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको वर्ड बोलते हैं अस्ट्राल. अस्ट्राल मीनिंग साउदर्न, एंड ए ग्रीक वर्ड पिथिकोस, और ग्रीक वर्ड है पिथिकोस मीनिंग ऐप. तो मतलब साउदर्न साइड के ऐप. द नेम was given because this earliest form of humans still retained many features of an app. अच्छा, इसलिए इनको नाम दिया गया है कि इनको अभी भी जो फीचर्स है कुछ ऐप जैसे हैं, बंदर जैसे हैं, सच एज ए रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन साइज इन कंपैरिजन टू होमो. होमो के कंपैरिजन में इनका ब्रेन साइज छोटा है. लार्ज बैक टीथ बड़े हैं. एंड लिमिटेड डेक्सटेरिटी ऑफ हैंड्स, और जो इनके हैंड की जो कुशलता है वो कम है. डेक्सटेरिटी माने कुशलता, कुछ भी बनाने या टूल्स बनाने में. अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, और ये सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते ये जो बड़े नाम वाले हैं एस्ट्रोपेलेथिकस. ठीक है, एज दे स्टिल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये पेड़ पर बिताते हैं. ये साइड में क्या लिखा है इसे पढ़ लेते हैं. होमोनियोइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम monkeys इन a नंबर ऑफ वेज. होमोनॉइड्स बंदर से अलग है कई तरीके से. दे हैव ए लार्जर बॉडी एंड डू नॉट हैव ए टेल. एक तो उनकी बॉडी बड़ी है और बंदर की तरह इनकी पूंछ नहीं होती. Beside there is a longer period of infant development and dependency amongst hominoids. hominoids में डिपेंडेंसी ज़्यादा है बच्चों की, ज़्यादा टाइम तक बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं. आगे, the remains of early humans have been classified into different species. जो remains है वो अलग अलग स्पीसीज में कैटेगराइज किए गए हैं. स्पीसीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्कल साइज एंड डिस्टिंक्टिव जास. जो स्पीसीज है उनको कैटेगराइज करने का तरीका उनका स्कल साइज है और उनके डिस्टिंक्टिव जास हैं. जबड़ा किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है. और बाईपैडलिज्म माने दो पैरों पे चलते हैं. enabled hands to be freed for carrying infant or objects, और अपने हाथों को फ्री रखते हैं अपने बच्चों को पकड़ने के लिए और या किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए. इन टर्न एज हैंड्स वर यूज्ड मोर एंड मोर, upright walking gradually become more efficient.
और क्योंकि ये 2 पैरों पे चलते हैं तो धीरे धीरे इनकी अपराइट वॉकिंग बहुत ही कुशल हो गई है। इथोपिया प्रोवाइड्स मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाईपेडलिज्म। तो बाईपेडलिज्म वाले जो एविडेंस है वो इथोपिया में ज़्यादा मिलते हैं। इथोपिया अफ्रीका में देखना, ये कहाँ है, मैप में देखना इथोपिया, साथ साथ मैप भी रिवाइज करना है। होमो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग मैन। तो होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मैन होता है। आल्दो देयर वर वुमेन एज वेल, जबकि इसमें वुमेन भी शामिल है होमो में, लेकिन इसका जो लैटिन लिटरल मीनिंग है वो मैन होता है। फॉसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिलिस। फॉसिल्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, एक तो होमो हैबिलिस द टूल मेकर जो कि औजार बनाते हैं, और होमो इरेक्टस दूसरा है, होमो इरेक्टस द अपराइट मैन। इरेक्ट माने सीधा होता है, इसलिए इसको वैसे याद रखना जो सीधा होकर चलते हैं। एंड होमो सैपियंस द वाइस मैन और थिंकिंग मैन। और होमो सैपियंस जो बुद्धिमान आदमी है, जो कि हम हैं, ठीक है। जो मॉडर्न मैन है उसको होमो सैपियंस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो फॉसिल्स ऑफ होमो हैबिलिस हैव बीन डिस्कवर्ड एट, तो होमो हैबिलिस के फॉसिल्स कहाँ पे मिले हैं, ओमो में, ओमो इन इथोपिया, इथोपिया के ओमो जगह पर। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड बोथ इन अफ्रीका एंड एशिया। और इरेक्टस वाले जो फॉसिल्स मिले हैं वो अफ्रीका में भी मिले हैं और एशिया में भी मिले हैं। ये है अफ्रीका का मैप। ये मेडिटेरियन सी हो गया, डार एस सैल्टोन हो गया, ये मोरक्को हो गया, रेड सी हो गया, ये चैड हो गया, सूडान हो गया, ये इथोपिया है। सबसे कॉर्नर पे सोमालिया है, सोमालिया के नीचे फिर कीनिया है, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उगांडा है, ये लेक विक्टोरिया बीच में छोटी सी, ये तंजानिया है, ये मोजाम्बिक है, ये अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन हो गया, ये बॉर्डर केव हो गई, ये स्वार्ट क्रेन्स है, साउथ अफ्रीका हो गया, ये डाई कैल्डर्स हो गया, ये क्लासिस रिवर माउथ हो गया। तो ये अफ्रीका में का मैप है, इसको पढ़ते रहना, कुछ कंट्री तो याद हो ही जाएगी। तो नेम्स फॉर फॉसिल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप वर फाउंड। तो फॉसिल का नाम कहाँ क्या रखा जाता है, जहाँ पे ये पहले जाते हैं उस प्लेस के नाम पे ही फॉसिल का नाम पड़ जाता है। द अर्लीस्ट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप आर ऑफ होमो हेडिलबर्जेनिसिस। तो जो सबसे पहली फॉसिल्स है जो कि यूरोप से मिली थी उसका नाम है होमो हेडिलबर्जेंसिस बर्जेंसिस एंड होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो निएंडरथैलेनेसिस। ओके, तो होमो हैव ए लार्जर ब्रेन। तो होमो का दिमाग बड़ा होता है, जाउस विद रिड्यूस्ड आउटवर्ड प्रोट्रूजन, और जो जबड़ा होता है वो थोड़ा कम बाहर निकला हुआ होता है, आउटवर्ड प्रोट्रूशन कम होता है, एंड स्मॉलर टीथ, और उसके दांत जो हैं वो छोटे होते हैं। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवैल्यूएशन मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन इवैल्यूएशन की जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे हम, जिसमें के मॉडर्न ह्यूमन बींग्स शामिल होते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ होमो सैपियंस हैज़ बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। कुछ जो अर्लीस्ट एविडेंस है होमो सैपियंस के वो अफ्रीका में पाए गए हैं। दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। तो इससे क्वेश्चन ये उठता है कि जो ह्यूमन ओरिजिन का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है, क्या अफ्रीका है। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज हैव बीन एक्सपाउंडेड। तो इसमें दो अलग अलग विचार सामने आए हैं। वन एडवोकेटिंग द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, एक विचार है जिसका नाम है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन, जिसमें के ओरिजिन के बहुत सारे एरिया बताए गए हैं। अदर रिप्लेसमेंट मॉडल, जो दूसरी थ्योरी है ह्यूमन ओरिजिन की, उसका नाम है रिप्लेसमेंट मॉडल विद ए सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका, जिसमें यह कहा गया है कि ह्यूमन ओरिजिन सिर्फ अफ्रीका में ही हुआ है। तो ह्यूमन ओरिजिन की दो थ्योरी है, एक का नाम है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, ये कहती है कि ह्यूमन ओरिजिन कई जगह पे हुआ है, मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन। और जो दूसरी थ्योरी है उसका नाम है रिप्लेसमेंट मॉडल,
रिप्लेसमेंट मॉडल थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमन का ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, the archaic Homo sapiens in different regions gradually evolved at different rates into modern humans, and hence the variations in the first appearance of modern humans in different parts of the world. तो ये कहते हैं कि साहब डिफरेंट रीजन में ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है मॉडर्न ह्यूमंस, और इसीलिए इसमें वेरिएशन है। जो पहले ह्यूमन बींग थे और जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं उनके फीचर्स में वेरिएशन आता गया है। अब है रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल विजुअलाइजेस द कंप्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर ऑफ ऑल older forms of human with modern humans. In support of this view is the evidence of the genetic and anatomical homogeneity of modern humans. इसका जो सबूत है वो ये है कि जेनेटिकल और एनाटोमिकल होमोजेनिटी है, मतलब एक जैसे हैं सारे मॉडर्न ह्यूमंस। Those who suggest this argue that the enormous similarity among us modern humans is due to their descent from a population that originated in a single region which is Africa. तो ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ अफ्रीका ही ओरिजिन है, तो वो कहते हैं ये वहीं के सारे डिसेंट हैं और इसलिए इनके जो फीचर्स हैं वो होमोजीनियस हैं। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, जो एविडेंस है जो अर्लीस्ट फॉसिल्स के मॉडर्न ह्यूमंस के, वो मिले हैं ओमो से इथोपिया में। आल्सो सपोर्ट द रिप्लेसमेंट मॉडल, वो भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है। किस थ्योरी को? रिप्लेसमेंट मॉडल को, कि जो ह्यूमन ओरिजिन है वो अफ्रीका में ही स्टार्ट हुआ है। अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो खाना कैसे ऑब्टेन करते थे अर्ली ह्यूमंस? Early humans would have obtained food through a number of ways. कई तरीके से obtain करते थे, जैसे कि गैदरिंग से, हंटिंग से, स्कैवेंजिंग से एंड फिश। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है डेड एनिमल्स को खाना, और फिशिंग मछली पकड़ के खाते थे, हंटिंग शिकार करते थे, और प्लांट्स को गैदर करते थे। इस तरीके से ये दीज वर द मेथड्स टू ऑब्टेन फूड बाय द अर्ली ह्यूमन बींग्स। तो द ओनली other way of getting information about plant intake would be if plant remains were accidentally burnt. This process results in carbonization. क्या? The only other way of getting information about the plant intake, तो plant intake की अदर इंफॉर्मेशन लेने का तरीका था plant remains were accidentally burnt, उनको जलाएगा। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द कार्बनाइजेशन। दिस फॉर्म organic matter is preserved for a long span of time. However, so far archaeologists have not found such evidence of carbonized seeds for this very early period. तो आर्कोलॉजिस्ट को ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले हैं कार्बोनाइज्ड सीड के। Hominids scavenged or foraged for meat and marrow from the carcass of animals. तो hominids जो है वो एनिमल्स के carcasses, डेड बॉडी को खाते थे, that had died naturally or had been killed by other predators, जो अपने आप मर जाते थे और या इनको कोई शिकार मार लेता था, predators. Foraging का मतलब होता है means to search for food. यहाँ पे foraging वर्ड आया, foraged। तो होमोनिड्स स्कैवेंज करते थे, फोरेज करते थे, फाइंड करते थे फूड को। तो हंटिंग प्रोबेबली बिगेन लेटर अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो, 5 साल पहले हंटिंग शुरू हुई थी। फिशिंग वॉज आल्सो इम्पोर्टेंट एज इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एट डिफरेंट साइट्स। और फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट मेथड था फूड गैदरिंग का, क्योंकि मछलियों की हड्डियाँ मिली है बहुत सारी अलग अलग साइट्स पे। ये यूरोप का मैप है, ये भी याद करना है। इसमें फ्रांस दिख रहा है, ये स्पेन दिख रहा है, ये जर्मनी है, ये चेक रिपब्लिक है, ये इटली है, ठीक है। नीचे अल्जीरिया दिख रहा है, मोरक्को दिख रहा है, अफ्रीका आ गया नीचे। तो ये यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्थ सी है, तो इसमें आपको भी देखना है। फ्रॉम अबाउट 35,000 ईयर्स अगो, 35,000 साल पहले, देर इज एविडेंस ऑफ प्लांट हंटिंग फ्रॉम सम यूरोपियन साइट्स। तो प्लांट हंटिंग के कुछ मिले हैं यूरोपियन साइड से। हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स, और कुछ झुंड मिले हैं माइग्रेटरी एनिमल्स के, सच एज रेंडियर एंड हॉर्स प्रोबेबली क्रॉस द रिवर।
और ये रिवर को क्रॉस कर लेते थे ड्यूरिंग दियर ऑटम एंड स्प्रिंग माइग्रेशंस एंड वर किल्ड ऑन ए लार्ज स्केल, और बड़े स्तर पर इनको मारा जाता था। अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। अर्ली ह्यूमंस का क्या डेवलपमेंट रहा है, पहले फ्रॉम ट्री से, फिर केव में आए और फिर ओपन एयर साइट्स में आए। तो इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वेयर फूड रिसोर्सेज वर अबेंडेंट, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे खाना प्रचुर मात्रा में था, अबेंडेंट था, वर विजिटेड रिपीटेडली, वहाँ पे अक्सर जाया जाता था। इन सच एरियाज पीपल वुड टैन टू लीव बिहाइंड द ट्रेसेस ऑफ दियर एक्टिविटीज एंड प्रेजेंस इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स। तो वहाँ पे लोगों के आर्टिफैक्ट्स और रिमेन्स छूट गए हैं, जिससे स्टडी करके उनके बारे में जाना जा सकता है। जहाँ पर फूड अबेंडेंट थे वहाँ पे उनकी सेटलमेंट्स भी थी ह्यूमन बींग्स की। तो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिमेंबर, याद रखना, दैट द सेम लोकेशंस कुड हैव बीन शेयर्ड बाय होमिनिड्स। तो यही लोकेशन को होमिनिड्स ने भी यूज़ किया, अदर प्रीमेट्स और कार्निवोरस लोगों ने। ये क्या, आर्कोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट अर्ली होमिनिड्स सच एज होमो हैबिलिस probably consumed most of the food where they found it। तो जो होमिनिड्स में से जो होमो हेबिलिस है वो ज़्यादातर फूड को कंज्यूम कर लेते थे जो उन्हें पाया जाता था, स्लैप्ड इन डिफरेंट प्लेसेस एंड स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज, और ज़्यादातर टाइम अपना ट्रीज में बिताते थे। Between 4 lakh and 1 lakh 25,000 years ago, caves and open air sites began to be used। क्या गुफाएं और ओपन एयर साइट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया गया। एविडेंस फॉर दिस कम्स फ्रॉम द साइट इन यूरोप, और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलता है, वो यूरोप से मिलते हैं। इन द लेजरेट केव, लेजरेट केव कहाँ पे है, साउदर्न फ्रांस में है। ए 12 into 4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट अगेंस्ट द केव वॉल। तो केव वॉल में शेल्टर बनाई गई थी। अच्छा, ये दिखाई गई है पिक्चर में। Hearths, अंगीठी on the other hand are indications of the controlled use of fire। तो ये समझा जाता था कि फायर का भी यूज़ था लेकिन कंट्रोल था, कम मात्रा में, क्योंकि हर्थ बनी गई है, हर्थ माने अंगीठी बनी हुई है। दिस हैड सेवरल एडवांटेजेस, और आग का बहुत सारे लाभ थे, जैसे कि फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड द केव, जैसे कि आग जला के गर्मी महसूस करते थे सर्दी में, और वहाँ पे लाइट हो जाती थी गुफा में। एंड कुड बी यूज फॉर कुकिंग, और जिसको खाना पकाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता था। बिसाइड्स फायर वाज यूज टू हार्डन वुड, वुड लकड़ी को हार्ड करने के लिए भी फायर का यूज होता था। एज फॉर इंस्टेंसेस द टिप ऑफ द स्पीयर, अच्छा स्पीयर माने वो होता है तीर, तीर को गर्म करने के लिए भी। द यूज ऑफ हीट आल्सो फैसिलिटेटेड द फ्लैकिंग ऑफ टूल्स, अच्छा टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए लोहे को गर्म करके भी आग का यूज़ होता था। एज इम्पोर्टेंट, फायर कुड बी यूज टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल्स, और आग का यूज़ खतरनाक जानवरों को डरा के भगाने का भी काम किया करता था। मेकिंग टूल्स, अर्ली ह्यूमंस अपने टूल्स कैसे बनाते थे। टू स्टार्ट विद, इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमंस। अच्छा, टूल्स बनाना सिर्फ आदमियों का ही काम नहीं था, बर्ड्स भी बनाते हैं टूल्स, एनिमल्स भी टूल्स बनाते हैं। बर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट दैम विद फीडिंग। तो ऐसी ऑब्जेक्ट वो बना लेते हैं जिनसे उनको फीडिंग में आसानी पड़ती है, हाइजीन एंड सोशल इनकाउंटर्स में उनको ईजी पड़ता है। एंड वाइल फॉरेजिंग फॉर फूड, और जब वो फूड ढूंढने जाते हैं, सम चिंपाजीज यूज टूल्स दैट दे हैव मेड। तो चिंपाजी टूल यूज करते थे जो उन्होंने बनाए होते थे। हाउएवर देयर आर सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन टूल्स मेकिंग दैट आर नॉट नोन अमोंग एप्स। तो कुछ ह्यूमन भी ऐसे टूल बनाते थे जो ऐप्स में पॉपुलर नहीं थे, ऐप्स नहीं बनाते थे। द वेज इन विच ह्यूमन्स यूज एंड मेक टूल्स ऑफन रिक्वायर ग्रेटर मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ह्यूमन बींग जैसे वो बनाते थे टूल, उसमें एक अच्छी मेमोरी और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए होता था, बोथ ऑफ विच आर एब्सेंट इन एप्स, जो कि एप्स में नहीं था। द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम साइट्स इन इथोपिया एंड कीनिया। तो जो अर्लीस्ट एविडेंस है
स्टोन टूल्स बनाने के वो इथोपिया और कीनिया से पता लगते हैं. इट इज़ लाइकली दैट द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स वर द एस्ट्रोलोपिथेकस. जो सबसे पहले जो स्टोन के टूल बनाने वाले हैं वो एस्ट्रोलोपैथिकस हैं. Women in particular may have made and used tools to obtain food for themselves as well as sustain their children after weaning. वुमेन्स भी टूल्स बनाया करती थी बच्चों को पालने के लिए और अपनी सहूलियत के लिए खाना बनाने के लिए. द मीट thus obtained was probably processed by removing the bones. तो मीट जो बनाया जाता था उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी. फॉलोड बाय ड्राइंग, स्मोकिंग एंड स्टोरेज किया जाता. दिस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजम्पशन. और खाने को बाद के खाने के लिए स्टोर कर दिया जाता था. मास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट पे आ गए हम. देयर आर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो कई व्यू है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी. दैट होमोनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व जेस्चर और हैंड मूवमेंट्स. तो होमोनिड्स की जो लैंग्वेज थी ज़्यादातर जेस्चर्स पे थी, मतलब इशारों पर थी और हैंड मूवमेंट्स पे थी. दैट स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रिसीडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग था. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले कम्युनिकेशन. दैट ह्यूमन्स स्पीच प्रोबेबली बिगेन विद कॉल्स लाइक द ones that have been observed among primates. पुराने ह्यूमन बींग्स को प्रीमेट्स बोलते हैं, स्टोन एज वालों को. ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस had certain features which would have made it possible for them to speak. होमो हैबिलिस का ब्रेन कुछ स्पेशल टाइप का था जिससे वो बोल सके. दस लैंग्वेज में हैव डेवलप्ड एज अर्ली एज 2 million years ago. MYA. A third suggestion is that language developed around the same time as art. लैंग्वेज भी उसी टाइम डेवलप हुई जब आर्ट डेवलप हुई. दैट इज अराउंड 40,000 to 35,000 years ago. अटलांटा इज ए केव साइट इन स्पेन. स्पेन में है ये अटलांटा, केव साइट है. Hundreds of paintings of animals done between 30,000 to 12,000 years ago. Animals की paintings भी मिली है. Have been discovered in the cave of Lascaux and Chauvet, both in France and Altamira in Spain. The act of painting could have been a ritual to ensure a successful hunt. The act of painting could have been a ritual. हो सकता है पेंटिंग बनाना एक उस टाइम रिवाज रहा हो एक सक्सेसफुल हंटिंग का, शिकार का. These groups could share hunting techniques and knowledges while painting and engraving served as the media for passing information from one generation to the next generation. अर्ली इनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका. तो अफ्रीका में अर्ली इनकाउंटर्स कैसे हुआ हंटर गैदरर का. तो एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन. एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी. हाडजा, ये क्या है. द हाडजा आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स. के स्मॉल ग्रुप को हाडजा बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ मीट दैट कुड बी regularly eaten without endangering the future of the game is probably greater than anywhere else in the world where hunters and gatherers live or have lived in the recent past. तो हंटर गैदरर ऐसे रहते थे जैसे कि मतलब वो अपना खाना भी खाते थे. सस्टेनेबल लिविंग थी उनकी, सस्टेनेबल फूड हैबिट्स थी. एंडेंजरिंग द फ्यूचर ऑफ द गेम, मतलब फ्यूचर के लिए भी उनके खाना रह जाए और अपनी एपिटाइट को भी वो शांत कर ले. हंटर गैदर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट. हंटर गैदर की सोसाइटी, ये क्या है. एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप्स. तो कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी को एथनोग्राफी बोलते हैं. एपिलॉग, फॉर सेवरल मिलियंस ईयर्स ह्यूमन्स लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. कई सालों तक ह्यूमन्स हंटिंग, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करता रहा एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, और वाइल्ड प्लांट्स को गैदर करता रहा. देन बिटवीन 10,000 and 4,500 years ago people in different parts of the world learned to domesticate certain plants and animals. तो फिर उस टाइम लोगों ने
कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, पालना और उगाना शुरू कर दिया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पैस्टोरलिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। तो इसी से डेवलपमेंट हुआ फार्मिंग का और पैस्टोरलिज्म का, पशुओं को पालने का। The last ice age came to an end about 13,000 years ago, and with that, warmer, wetter conditions prevailed. As a result, conditions were favorable for the growth of grasses such as white barley and wheat. तो ग्रोविंग के लिए, ग्रोविंग सीजन के लिए भी और हार्वेस्ट के लिए भी जो क्लाइमेट था वो फेवरेबल बनता गया। आइस एज खत्म हो गई थी 13,000 साल पहले। ह्यूमन सोसाइटीज बिगेन टू ग्रेजुअली प्रीफर एरियाज दैट हैड एन अबंडेंस ऑफ वाइल्ड ग्रासेस एंड एनिमल्स। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स ने, सोसाइटीज़ ने वहाँ पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे जंगली घासेस और एनिमल्स की मात्रा अवेलेबल थी। आंसर इन ब्रीफ एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट। अब वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो इसको लिसन दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, and we'll also discuss question answers later in the next video. तो ये क्या है? ह्यूमंस एंड मैमल्स सच एज मोंकी एंड एप्स हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर एंड एनाटोमी। बिहेवियर में और उनके शरीर की बनावट में ह्यूमंस में और मैमल्स में कुछ रिजेम्बलेंस थी, सिमिलैरिटीज थी। दिस इंडिकेट दैट ह्यूमंस पॉसिबली इवोल्व फ्रॉम एप्स। तो क्या इसका ये मतलब है कि ह्यूमन बीइंग जो है ऐप से ही इवॉल्व हुआ है? ये इसका आंसर करना है और है डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड इन फेवर ऑफ रीजनल कंटिन्यूटी एंड मॉडल ह्यूमन ओरिजिन्स। तो ये दोनों थ्योरी हमने अच्छी तरह समझ ली थी, पढ़ ली थी। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।